दोस्तों आज की इस क्लास में हमने संपूर्ण सामान्य हिंदी तथा संपूर्ण साहित्य हिंदी की सीरीज शुरू की है। जो आप क्रम वाइज अगर मेरी सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो जिन्होंने हिंदी पढ़ रखी है उन्हें नए क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, साथ ही उनका टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जो स्टूडेंट अभी हिंदी में कमजोर हैं या इन्होंने हिंदी को नहीं पढ़ा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उनका टेस्ट के साथ साथ यानी क्वेश्चंस के साथ साथ मैं हर टॉपिक को साथ ही क्लियर कराऊंगा। यानी जैसे अलंकार हुआ उससे संबंधित मैं उदाहरण भी आपको बताऊंगा, और अलंकार से संबंधित जो थ्योरी है यानी हर टॉपिक अलग से पढ़ा जाता है उसे मैं इसी वीडियो में साथ के साथ कराऊंगा। तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। इसके बाद आप हिंदी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं नए क्वेश्चन को समझ पढ़ने की और पहचानने की पहचान भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। अर्थात एक बार आप इस क्लास को देख लेना, उससे आप खुद कहोगे कि हाँ कितना अच्छा तरीका है आपका पढ़ाने का। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, जैसे कोई भी 3 या 4 शब्द जो भी, तो उसे पद कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह बात या युक्ति जो सुनने वाले के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है क्या कहलाती है। तो कोई बात अगर किसी के द्वारा कही जाए और वो सामने वाले के सीने पर या हृदय पर सीधा प्रभाव डाले तो वो कहलाती है दोस्तों लोकोक्ति। और लोकोक्ति से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो ऐसे बनते हैं जैसे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही अर्थ है दोस्तों वो है बहुत अधिक कंजूसी होना। और लोकोक्ति को हम समझते हैं तो लोकोक्ति जो है दोस्तों वो संस्कृत भाषा से ली गई है। लोकोक्ति का अन्य नाम कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक सा अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो एक सा अर्थ बताने वाले शब्द को कहते हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द। इस क्लास में दोस्तों हम जितने भी हिंदी के चैप्टर हैं उनसे संबंधित सभी के क्वेश्चन करेंगे, साथ ही आगे भी हम करेंगे, और साथ के साथ हम सभी चैप्टर को साथ के साथ टेस्ट के रूप में ही क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट, शब्द रचना के आधार पर पर्यायवाची शब्द किसके अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, शब्द के आधार पर अगर हम बात करें, ये हम आगे पढ़ेंगे शब्द रचना होती क्या है। तो शब्द रचना के आधार पर पर्यायवाची जो शब्द आते हैं वो अर्थ के आधार पर आते हैं, और विलोम शब्द भी अर्थ के आधार पर ही आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोचन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो लोचन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है आंख, ऑप्शन बी। और मैं आपको पर्यायवाची शब्द को पहचानने की सबसे अच्छी या याद करने का तरीका बता देता हूं। तो हमें जो याद करना है तो पर्यायवाची शब्द उसे लेना है दोस्तों, और जो याद करना है उसे आम भाषा में जो हम बोलते हैं, जैसे आंख को सभी जानते हैं, तो हमें यहाँ जो लेना है वो अन्य शब्द लेना है संस्कृत का, और आंख जो लेनी है वो ऐसा शब्द लेना है जिसे हम डेली व्यवहार में लाते हैं। तो इससे आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे पर्यायवाची शब्द को। पर्यायवाची शब्द को प्रतिबद्ध शब्द भी कहते हैं। शब्द का अर्थ पूर्ण तथा आंशिक अभिव्यक्ति बताने वाला शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। यानी पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो शब्द का पूर्ण अर्थ तथा आंशिक अभिव्यक्ति बताते हैं, या एक सा अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नेत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। उसी प्रकार से जैसे दोस्तों नेत्र हमने यहां रखा है, तो हमें कोई भी क्वेश्चन जो याद करना है ऐसा ही करना है। जैसे नेत्र का पर्यायवाची शब्द है आंख। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द क्या है नेत्र के, अंबक, ये भी आंख का है, और दृग, ये भी आंख का है। नेक्स्ट, जो मुकदमा दायर करता है के लिए एक शब्द है।
तो ये शब्द क्या है दोस्तों, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते क्या हैं, तो ये संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग अधिक से अधिक विचारों को कम शब्दों में बताने के लिए होता है। तो इससे हम क्या समझे, जैसे जो मुकदमा दायर करता है वो वादी कहलाता है। तो दोस्तों अगर आप इतना बड़ा सब वाक्य अगर पढ़ेंगे कि जो मुकदमा दायर करता है तो उसे वादी, तो इसे भी आप पढ़कर इसका अर्थ निकाल सकते हो। यानी वादी जो मुकदमा दायर करता है, खुद ही कोई भी समझ जाएगा। आप अगर किसी के सामने ये कहोगे कि ये वादी है, तो वो समझ जाएगा हाँ ये वो है जिसने मुकदमा दायर कर रखा है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए सही आंसर वो होगा जो संस्कृत का शब्द होगा, क्योंकि यह संस्कृत भाषा से लिया गया है। जैसे दोस्तों अपराधी, तो अपराधी हिंदी भाषा का शब्द है, यानी ये जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। अपराधी जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है, तो इसलिए यह उत्तर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमृत का जो विलोम शब्द है वो है विष, मधुर। सॉरी दोस्तों, अमृत का जो विलोम शब्द है वो है विष। तो देखो ये विष जो है ये भी तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द है। और विलोम शब्द पढ़ेंगे हम तो अनुराग, विराग, संयोग, वियोग, अंतरंग, बहिरंग आदि अंत। आपको जो भी विलोम शब्द अगर आप याद करोगे तो इसे ऐसे बहुत अच्छे से याद होता है। जब आप स्पीड के साथ इसे पढ़ोगे, अनुराग, विराग, संयोग, वियोग, अंतरंग, बहिरंग आदि अंत, तो ये खुद ही आपको याद हो जाएगा। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। विलोम शब्द को विपर्याय, विपरीतार्थक, रोमार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्दों से संबंधित भी दोस्तों हम कई हजार क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूट जाए। बस आप सभी क्लासों को अटेंड करते चलना, क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन रखे हैं वो सभी के सभी पिछली परीक्षाओं में लिए हुए क्वेश्चन रखे हैं, तथा 7 से 8 प्रकाशनों की किताबों में रखे हुए क्वेश्चन लिए हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है, यदि मन खुश है तो घर पर ही तीर्थ है। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। चर्म कैसा शब्द है? तो चर्म जो है दोस्तों वो तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी। और तत्सम शब्द होते क्या हैं? तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और तत्सम शब्द की मैं आपको सबसे अच्छी पहचान ये बता देता हूं कि जिन शब्दों के पहले व आ जाए, यानी जिस शब्द की शुरुआत व वर्ण से होगी, या कहीं भी श्रेय, क्षत्रिय वाला शय, रैसे ऋषि, तिरय, बड़ा शय, पेट शय, यज्ञ से ज्ञानी आ जाए, या कोई भी आधा वर्ण कहीं भी हो, तो वो शब्द दोस्तों तत्सम शब्द होगा। ये हम आगे उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं इन्हें हम आगे इसे टेस्ट वाइज पढ़ने के बाद एक एक टॉपिक को एक साथ ही पढ़ेंगे, यानी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और ऐसी ऐसी ट्रिक्स है और ऐसी ऐसी पहचान से मैं आपको हिंदी पढ़ा दूंगा कि दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इन्हीं क्लासों को भी अटेंड कर लेते हो तो हिंदी आपकी संपूर्ण इसी में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को डीपली समझाऊंगा और उसे ऐसे ही समझाऊंगा जैसे थ्योरी वाइज क्वेश्चन के साथ पढ़ा जाता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं, ऑप्शन ए। शब्द 2 भागों में बटे होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो दोस्तों सार्थक शब्दों का ज्यादा खेल होता है। सार्थक शब्द 4 भागों में बटे होते हैं। पहला क्या है? प्रयोग, रूप और विकार के आधार पर। दूसरा है रचना बनावट के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आपसे कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे रचना या बनावट के आधार पर
निम्नलिखित भेद शब्दों का बताइए। तो उसमें आपको एक ये रूढ़ शब्द मिल सकता है रखा हुआ, या यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द। तो इनमें से एक आपका आंसर होगा। प्रयोग रूप विकार के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो इसके आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो 2 भेद होते हैं। जैसे विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द, तो ये तो दोस्तों प्रयोग रूप विकार के आधार पर 2 शब्द हो गए। क्रिया विशेषण के संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक, ये अविकारी शब्द है। चर्म का तद्भव रूप क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, तद्भव शब्द उसी से बनेगा, यानी तत्सम शब्द से बनेगा, किसी और शब्द से नहीं बनेगा। तो चर्म, इसमें ऊपर देखो छोटा र है, तो पहचान मैंने क्या बताई थी कि कहीं भी अगर छोटा वर्ण आपको आधा वर्ण दिखे तो वो शब्द तत्सम होगा। तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो चर्म का तद्भव रूप है चाम, ऑप्शन ए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना लोकोक्ति का सही अर्थ है अपने को संकट में डालना। रचना या बनावट के आधार पर आज कैसा शब्द है? ये हमने पीछे पढ़ा है, रोड, जैसे रोड, यौगिक और योग रोड। तो आपको ऐसे एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा, कोई भी शब्द दे देगा, तो ये कैसा शब्द है? तो ये है दोस्तों रोड शब्द। रोड शब्द होते क्या है, तो ये हम समझेंगे। तो रोड शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, यानी उन्हें 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, या ये कहे जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। जैसे आज शब्द हो गया, तो हम इसे तोड़ नहीं सकते। तोड़ने के लिए क्या करेंगे? आ प्लस जय, ऐसे ही तो करेंगे। तो ये जो है दोस्तों, इन्हें तोड़ने पर दोनों के जो दोनों वर्ण होंगे शब्द, वे सार्थक अर्थ दिए होने चाहिए। ये वर्ण है, ये शब्द नहीं है। तो शब्द वो होगा जो 2 जगह टूटकर सार्थक अर्थ दे दे, संधि विच्छेद की तरह, यानी उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा। विद्यालय कैसा शब्द है? तो विद्यालय जो है दोस्तों वो यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक खंड, यानी उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, या वे जिन्हें 2 टुकड़ों में तोड़कर कोई ना कोई अर्थ जरूर निकले, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे ये मान लो विद्या प्लस आलय, विद्या भी सार्थक शब्द है और आलय भी सार्थक शब्द है। या छात्रावास, छात्र प्लस आवास, यानी कि छात्रों के पढ़ने का आवास। तो ये दोनों शब्द सार्थक हुए, छात्र भी सार्थक है और आवास भी सार्थक है। तो जहां दोनों शब्द सार्थक होंगे वो यौगिक शब्द होगा। नेक्स्ट, दशानन कैसा शब्द है? तो दशानन जो है दोस्तों वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द होते क्या हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड, यानी उन्हें 2 टुकड़ों में तो तोड़ा जा सकता है, या ये कहे कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु वे अपना सामान्य अर्थ न देकर किसी तीसरे शब्द को प्रकट करते हैं। जैसे दशानन, तो इसे हम अगर यौगिक बनाए तो 10 प्लस आनन, तो यानी 10 आनन है जिसके। अब आप ये समझ सकते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में इसे हम अगर तोड़ के देखेंगे तो इसके पीछे जिसके आ रहा है। तो पहली पहचान तो योग रूढ़ शब्द या बहुव्रीहि समास की यही है। तो 10 आनन जो कहते हैं हम रावण को कहते हैं, तो बना तीसरा शब्द, और दोस्तों ये तीसरा शब्द रावण जो बनेगा ना, ये रूढ़ शब्द होगा। पहली पहचान तो इसकी ये है। और योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जो तीसरा शब्द बनता है वह दिए गए शब्द का पर्यायवाची होता है। क्या समझे इससे? कि जो दशानन होगा ना दोस्तों, ये रावण का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होंगे। आगे हम और उदाहरण पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब दशानन शब्द की, योग रूढ़ शब्द की पहचान क्या है? तो जिन शब्दों के अंत में धर या आनन आए वो योग रूढ़ शब्द होंगे और बहुव्रीहि समास होंगे। दूसरी पहचान, जिन शब्दों के अनेक शब्दों के लिए शब्द में अंत में जिसके या करने वाला आ जाए। जैसे 10 आनन है जिसके, कोई शब्द अगर आपको दिखे तो उसे तोड़ देना अनेक शब्दों के एक शब्द के रूप में। वैसे तो आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मैं सभी के सभी जो उदाहरण हैं योग रूढ़ शब्द के वो सभी पढ़ाऊंगा, उसी से आपका बहुव्रीहि समास भी कंप्लीट हो जाएगा। अन्य पहचान, योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास संस्कृत के शब्दों में होगा।
यानी योग रूढ़ शब्द जो होगा वो संस्कृत के शब्दों में होगा, किसी और शब्द में नहीं होगा। निम्नलिखित में से नयन चक्षु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नयन चक्षु का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आंख। अक्सी का भी आंख है और लोचन का भी आंख है। तो आपको इसे कैसे याद करना है? ऐसे याद करना है स्पीड के साथ, अक्सी आंख लोचन आंख, अक्सी आंख लोचन आंख। इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए एक शब्द है, तो सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए है अग्रगण्य। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम 2000 प्लस पढ़ेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के, कोई क्वेश्चन आपका हिंदी का गलत नहीं होगा। बस आप मेरे इस तरीके को, जो मेरा कई साल का एक्सपीरियंस है, उसे एक बार पढ़कर देख लेना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर है कहीं ठोर ठिकाना न होना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली हिंदी की सारी क्लास आप तक पहुंच सके और आपकी संपूर्ण हिंदी कंप्लीट हो सके। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? यह हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था जोशुआ कैटलर ने। हिंदी साहित्य से संबंधित भी हम 3 से 4 हजार क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिनमें रचनाएं, पुरस्कार, निबंध, उपन्यास, सभी के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से पट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पट शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कपड़ा। तो ये देखो, कपड़ा भी हम आम बोलचाल में यूज करते हैं, पट तो यूज नहीं करते, तो इसीलिए पर्यायवाची शब्द उसे याद करना है जो आम बोलचाल का शब्द है। वसन कपड़ा, परिधान कपड़ा। निम्नलिखित में से सुधांशु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों, सुधांशु शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है चंद्रमा। मैं चाहता तो आपको सुधांशु शब्द के पर्यायवाची शब्द जितने भी है 20 से 25 शब्द है वो सभी के सभी एक साथ करा देता, परंतु आप उसे याद नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस तरीके से आप पढ़कर चले, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास या लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी गारसा दे तासी ने, और इन्होंने जो लिखी थी वो परंपरा फ्रेंच भाषा में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, हिस्toire de la littérature indienne हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ से इन्होंने हिंदी साहित्य के लिखने का प्रयास प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं दोस्तों अलंकार। ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के गलत होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर अलंकार की सभी क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा वो सब याद कर लेते हो तो आपको अलंकार ही नहीं गलत होगा, क्योंकि मैं अलंकार के इतने उदाहरण आपको पढ़ाऊंगा कि सभी के सभी उदाहरण कराऊंगा। अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, जिसमें अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, श्रृंगार, सजावट होता है। अलंकार शब्द के जनक कौन कहलाते हैं? तो अलंकार शब्द के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं आचार्य भामा। अलंकार वर्णन शैली की विशेषता है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम क्रय प्लस घन उत्पत्ति लगाकर हुई है। अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो अलंकारों का जो सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था वो क्या था? रुद्रट ने। दोस्तों, हिंदी में वाक्य, हिंदी के काल, बहुवचन, लिंग, उनकी मैं ऐसी ऐसी पहचान आपको बता दूंगा कि आपका उनमें से भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हिंदी के कौन से कवि अलंकारवादी माने जाते हैं? तो अलंकारवादी कवि जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं केशवदास। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य है? तो अलंकारवादी आचार्य उद्भट, वामन, रुद्रट, ये सभी है दोस्तों, ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्दों के भेद होते हैं 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या आगत शब्द। रचना या बनावट के आधार पर कमल कैसा शब्द है?
तो आपको कैसे एग्जाम में पहचानना है, तो इन्हें तोड़कर देख लेना है। तो आपको दिख रहा है कमल को हम तोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों ये हो गया रूढ़ शब्द। वे शब्द जो संस्कृत या प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे अग्नि क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है, और अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? तो आग होगा। उत्पत्ति के आधार पर आग कैसा शब्द है? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो उत्पत्ति के आधार पर रखा हुआ दिया जाएगा, या डायरेक्ट ये दिया जाएगा कि आग कैसा शब्द है। तो आग कैसा शब्द है? ये है तद्भव शब्द। इसे पहचानने के लिए दोस्तों क्या है, पहली ट्रिक तो आपको ये लगानी है, जो मैंने तत्सम की पहचान बताई है वो देख लेना है। और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा तो फिर तद्भव ही होगा तत्सम से अलावा। तो पहचान ये पहली ये हो गई, और दूसरी दोस्तों ये है कि आप जब मैं आगे आपको 1000 के आसपास तत्सम तद्भव शब्द कराऊंगा, तो उनमें से आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, गलत नहीं होगा। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत या प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो शब्द स्थानीय भाषा या देश में जन्मे हैं और उनकी उत्पत्ति का कोई व्याकरणिक स्रोत नहीं है, क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे लोटा और डिब्बा, ये हमारे देश में जन्मे हैं या किसी भी बोली में जन्मे हैं। जैसे हर व्यक्ति या हर जिलों में रहने वाला, उनकी कुछ ना कुछ बोली अलग होती है, तो वो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर लोटा कैसा शब्द है? तो लोटा कैसा शब्द है? तो दोस्तों ये है देशज शब्द। अब नेक्स्ट आ जाता है, जैसे रेल कैसा शब्द है? तो रेल शब्द है विदेशज। और विदेशज शब्द क्या होते हैं? तो विदेशज शब्द जो शब्द किसी भी विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशी भाषा कौन कौन सी है? तो दोस्तों कोई भी विदेशी भाषा, जैसे हिंदी नहीं सॉरी अंग्रेजी, जापानी, चीनी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, डच, किसी भी भाषा से आया हुआ शब्द हिंदी में, वो विदेशी शब्द कहलाता है। भामह का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो भामह का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है काव्य अलंकार, जिसमें 37 अलंकारों का वर्णन किया गया है। दंडी का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या सा है? काव्यादर्श, इसमें 39 अलंकारों का वर्णन किया गया है। वो दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म अलंकार कहलाते हैं। निम्नलिखित में से रजनीश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रजनीश शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है चंद्रमा। निम्नलिखित में से वसंत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वसंत शब्द का पर्यायवाची शब्द है कपड़ा। जो इंद्रियों का विषय न हो के लिए एक शब्द है, तो वो कहलाता है अगोचर। निम्नलिखित में से अम्बक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अम्बक का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों आंख। निम्नलिखित में से आधुनिक शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आधुनिक शब्द का जो विलोम शब्द है वो है प्राचीन। निम्नलिखित में से समीचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो समीचीन शब्द का विलोम शब्द है असमीचीन। दोस्तों आप चाहो तो इन्हें, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, इन्हें अपनी नोट्स बुक में नोट्स के रूप में लिख लेना, और संपूर्ण हिंदी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी आपकी, पता भी नहीं चलेगा और ना ही आप उलझोगे। अलंकारों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अलंकारों को अगर कुल वर्गों की बात करें तो ये बांटा गया है दोस्तों 3 वर्गों में, जैसे कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। परंतु अलंकार के 2 ही भेद हैं, जैसे शब्दालंकार और अर्थ अलंकार। अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? अगर मुख्य भेद से पूछा जाए तो आपका आंसर 2 होगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और आप चाहो तो जो मैं आपको करा रहा हूं, जैसे अलंकार का मैंने 2 क्वेश्चन ऊपर पढ़े थे शुरुआत में, अब 2 क्वेश्चन यहाँ पढ़े हैं, तो इन्हें आप सीरीज वाइज आप इन्हीं क्वेश्चन को अपने नोट्स बुक में लिख लेना। ये थ्योरी वाइज इसी प्रकार से है, जिस प्रकार से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे क्रम से ही ये रखे गए हैं।
जहां शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो शब्दों के प्रयोग से अगर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार शब्द प्लस अलंकार से मिलकर बना है, जिसमें शब्द के दो अर्थ होते हैं, ध्वनि और अर्थ। शब्दालंकार के कुल 7 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्तावधाभास, पुनरुक्ति। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है जैसे यमक अलंकार कैसा अलंकार है? तो यमक अलंकार जो आता है वो हमारा शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। जहां एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों अगर किसी अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार होए वहां अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार अनु प्लस प्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्णन या अक्षर। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं या इनकी पहचान क्या है तो ये भी हम पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। कोई भी क्वेश्चन कितने प्रकार से एग्जाम में बन सकता है वो उतने ही प्रकार से मैंने अपनी वीडियो में रखा है। तो 5 भेद कौन कौन से हैं? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें तय वर्ण बार बार आया है तो इसमें होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। और एक चीज मैं और बता दूं, अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद है उनसे ही संबंधित हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर आपको अनुप्रास अलंकार के एग्जाम में घुमाकर दे सकता है, जैसे अनुप्रास ना देकर छेकानुप्रास दे दे या वृत्त्यानुप्रास दे दे, अनुप्रास के 5 भेदों में से दे दे, तो हम उसी को याद करेंगे। उससे हमारा एक बेनिफिट ये होगा कि जैसे अगर छेकानुप्रास का उदाहरण आपको उसमें दिया है तो हमने याद किया छेकानुप्रास के अनुसार, और छेकानुप्रास ना देकर ऑप्शन में रख दिया अनुप्रास, यमक, श्लेष, तो आपको एकदम पहचान हो जाएगी, हाँ ये छेकानुप्रास का उदाहरण है और छेकानुप्रास तो अनुप्रास में आता ही आता है, तो आंसर आपका अनुप्रास हो जाएगा। ऑफिसर कैसा शब्द है? ऑफिसर जो है दोस्तों ये विदेशी भाषा का शब्द है। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। विदेशी शब्द हिंदी में किसी भी विदेशी भाषा से आए हैं, जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, फारसी, तुर्की, चीनी, स्पेनिश, डच, जापानी। जहां एक या अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपते व क्रमते आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां एक वर्ण हो या 2 वर्ण हो और वो सिर्फ एक ही बार उसी रूप में और उसी क्रम में आए तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास का अर्थ क्या होता है? तो छेकानुप्रास का अर्थ होता है चतुर। अब दोस्तों हम छेकानुप्रास को उसके उदाहरण से पढ़ेंगे, जैसे रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है छेकानुप्रास। और मैं आपको बता दूं, अलंकार से संबंधित हम 250 से 300 उदाहरण पढ़ेंगे और उसे इतने शॉर्ट तरीके में पढ़ेंगे जैसे विलोम शब्द या अनेक शब्दों के रूप में एक शब्द, यानी 2-3 शब्दों का उदाहरण पढ़ेंगे, उसी से आप पूरा 20 से 25 शब्दों का उदाहरण एग्जाम में पहचान लोगे। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। तो इसमें आपको मैं बता दूं, आप ये कह सकते हो कि जैसे आपने बताया है कि कोई एक या 2 वर्ण या कोई कितने भी वर्ण सिर्फ एक ही बार आएंगे वापसी, जैसे री तो एक बार आता यहाँ, तो ये तो एक बार यहाँ आ गया और एक बार यहाँ आ गया। परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने एक चीज और बताई है छेकानुप्रास की कि जिस क्रम में होगा उसी स्वरूप में होगा। जैसे रीझी में रह है दहाई के अंक पर, तो इसमें कितने वर्ण है? 2, र और झ। इसमें कितने हैं? 2, र और झ। तो इसी स्वरूप में हो गया। र अगर पहले है तो र भी पहले है, इसमें 2 शब्दों में, 2 वर्णों में। रहसी में र पहले है 3 सब वर्णों में, तो रहसी में भी र पहले है 3 वर्णों में। तो इसमें अगर 3 से 4 बार भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको स्वरूप व क्रमतः देखना है। और अगर ऐसे होता जैसे रीझी 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 3 बार रीझी आ जाता तो वहां आपका छेकानुप्रास नहीं होता। वहां कौन सा अलंकार होता ये भी हम पढ़ेंगे आगे। पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है क्या कहलाता है?
तो वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है कहलाता है उदयाचल। किताब किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों आपको विदेशज शब्द से याद नहीं करना, आपको याद करना है विदेशी भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाओं से, क्योंकि अगर एग्जाम में घुमा कर दे दिया तो आप विदेशज ही याद कर रखे हो। अगर दे दिया उसने कि किताब किस भाषा का शब्द है और विदेशी भाषा खोल कर दे दी तो फिर आपका आंसर क्या होगा? तो इसीलिए आपको याद करना है इनकी भाषा से। जैसे किताब किस भाषा का शब्द है तो ये अरबी भाषा का शब्द है, तो आपको अगर अरबी याद हो गया, अब एग्जाम में अरबी ना दिया, वहां दे दिया देशज विदेशज तत्सम तद्भव, तो आप खुद ही पहचान लोगे कि हाँ किताब अरबी भाषा का शब्द है और अरबी जो है वो विदेशी भाषा के अंतर्गत आती है। परिधान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो परिधान शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है कपड़ा। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? तो हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। और शिव सिंह सरोज 1883 में लिखा गया था। इसके लेखक कौन है? तो शिव सिंह सेंगर। पदों या शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो पदों या शब्दों का सार्थक समूह कहलाता है दोस्तों वाक्य। श्वेत है वस्त्र जिसका, तो ये क्या है आपको देखते ही समझ आ गया होगा। श्वेत है वस्त्र जिसका, इसमें जिसका आ गया तो पहला तो बहुव्रीहि समास बनेगा इससे, दूसरा योगरूढ़ शब्द बनेगा। तो श्वेत है वस्त्र जिसका वो होता है दोस्तों श्वेतांबर। श्वेतांबर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सरस्वती। तो इससे हमारी क्या समझ में आया? मैंने जो भी मैं आपको योगरूढ़ या बहुव्रीहि का उदाहरण कराऊंगा उसमें आपका पर्यायवाची शब्द जरूर दिखाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। तो अगर आप इसे ऐसे तोड़ते हो अनेक शब्दों के एक शब्द में, श्वेत है वस्त्र जिसका, तो जिसका आ गया तो आपको खुद ही ध्यान माइंड में आ जाएगा हाँ इससे बहुव्रीहि समास बनेगा। तो वो होता है श्वेतांबर जिसे सरस्वती भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से हम समास को भी जो याद करेंगे वो अनेक शब्दों के रूप में याद करेंगे जितने भी समास के उदाहरण हैं, क्योंकि समास एग्जाम में काफी क्वेश्चन गलत होते हैं। निम्नलिखित में से आदि शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आदि शब्द का जो विलोम शब्द है वो है अंत। अज्ञान का तद्भव रूप क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का तद्भव रूप पूछा जा सकता है तो पहला क्या होगा? वो तत्सम होगा। तो आपको देखो ज्ञ बताया था कि ज्ञ जहां भी होगा वो शब्द तत्सम होगा। तो अज्ञान का तद्भव रूप होगा अजान। नेक्स्ट क्षार का तद्भव रूप क्या होगा? तो ये भी मैंने आपको बताया था, क्षत्रिय वाला क्षय है तो ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप है वो है दोस्तों खार। अधिकतर क्षत्रिय वाले क्षय का तद्भव में क्षय हो जाएगा। और ये पढ़ने के बाद आपको इसे स्पीड से याद करना है। धैर्य धीरज श्रावण सावन आम्र आम, धैर्य धीरज श्रावण सावन आम्र आम। इस ट्रिक से आप तत्सम तद्भव को भी एकदम याद कर लोगे। जैसे आपसे एग्जाम में दिखाएगा कि धैर्य का तद्भव रूप क्या है, तो जब आपने स्पीड से याद कर रखा है तो वहां एक्स से निकलेगा धैर्य धीरज, तो आप धीरज एकदम क्लिक कर दोगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही यह भी हमें बताएं कि हाँ यह वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।